स्टूडेंट्स, नए चैप्टर के साथ फिर हम आपके सामने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पिछली वीडियो से बहुत सारा जो है फायदा मिला होगा और आपने बहुत सारी पढ़ाई की होगी। सो आज स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ गुडविल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। गुडविल का मतलब जो है, हम जो भी एक्स्ट्रा या जो बेनिफिट्स एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आर कनेक्शंस, यानी हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा है, दूसरों के साथ कनेक्शंस बेटर है या हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, उसकी वजह से जो हमको एडवांटेज मिलता है। इसके साथ ही साथ रेपुटेशन, हमने जो रेपुटेशन बिल्ड की है उस रेपुटेशन से होने वाला फायदा है। मीन्स the benefit that we expect from the connection and reputation of the firm in the market, that is called as what? Goodwill. तो गुडविल हम एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सपेक्ट ये करेंगे कि गुडविल हमारी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव गुडविल कंसिडरेशन आपको नहीं करनी है। अब हम आते हैं कि ये हम बात ही कर रहे हैं वैल्यूएशन, यानी आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले हम ये समझते हैं कि गुडविल के दो टाइप्स क्या होते हैं। तो एज पर योर सिलेबस, गुडविल जो है वो दो तरह की हो सकती है, मींस टाइप्स ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। पहला जो है वो है आपकी परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड नाम ही आपको बता रहा है कि खरीदी हुई गुडविल। तो खरीदी हुई गुडविल का मतलब क्या है? जब भी हम कोई नया फर्म, कोई नया बिजनेस ओवरटेक करके खरीदते हैं, उस समय उस फर्म की गुडविल के लिए जो भी आप एक्स्ट्रा एक्सेस पेमेंट कर रहे हो, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो है वो परचेज गुडविल की क्या वैल्यू लगाई है। एंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को कवर करता है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स यानी ऑब्वियस है हम यहाँ पर फर्म की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स में तभी शो करोगे जब आप इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हो या कोई पेमेंट दे रहे हो। मींस हम जब भी बैलेंस शीट में गुडविल शो करते हैं वो परचेज गुडविल ही होती है। तो परचेज गुडविल का एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर ये है कि इस गुडविल को कंपनी या फर्म अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करती है। दूसरी गुडविल जो होती है उसको हम सेल्फ जेनरेटेड गुडविल कहते हैं। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का दूसरा नाम इंटरनल गुडविल भी हो सकता है। सेल्फ जेनरेटेड यानी सेल्फ यानी खुद से, जनरेटेड यानी बनाई हुई, यानी फर्म अपनी मेहनत से अपनी रेपुटेशन बिल्ड करके मार्केट में स्टैंड करके जो भी गुडविल बनाती है, अपने फर्म अपने बिजनेस की गुडविल जो क्रिएट करती है, उसकी वजह से जो बेनिफिट कमाती है, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और अपनी इंटरनल गुडविल के लिए आप किसी और को कोई कंसिडरेशन या पेमेंट नहीं करते। तो दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि परचेज गुडविल्स के अगेंस्ट कंसिडरेशन देने की वजह से हम इसको बैलेंस शीट में मेंटेन करते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अगेंस्ट हम कोई कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे हैं टू दी अदर्स, वी आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में या फर्म बिजनेस अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करेगी, नहीं लिखेगी। तो फिर इसका कैलकुलेशन कब कब किया जाता है? अब क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में आपको इस चैप्टर में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कैलकुलेशन ही जो है वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, मैथड्स इसी के करने हैं, इसलिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है कब कब, व्हेन, इन विच कंडीशंस यू हैव टू कैलकुलेट इट। सो हम यहाँ कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपकी फर्म अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी वजह से कोई भी चेंजेस लाती है तो इसका वैल्यूएशन होता है। दूसरा, अगर आपके फर्म में एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, या फिर आपके फर्म से रिटायरमेंट या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए,
या फिर एमलगमेशन का केस हो, एमलगमेशन का केस हो, मर्जर का केस हो, ठीक, या फिर हम बिजनेस बेचने की बात कर रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत पड़ती है। अब हम चर्चा करेंगे कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएटिंग कैलकुलेटिंग द गुडविल। और आपने अभी समझ लिया है कि हम यहाँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहे हैं। तो मेथड्स में आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें आपको प्रॉफिट 3 साल, 4 साल, 5 साल का गिवन होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसका आपको एवरेज निकालना है। आपने मीन पहले भी पढ़ा है तो ये मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन होंगी। अब ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या है, हम जब मेथड आपको पढ़ाएंगे तो हम इस पर भी आएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट पहले आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन होगी, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे गुडविल आपको निकल आएगी। दूसरा जो मेथड आपको करना है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड यानी आप जो भी नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, जैसे मैंने कोई बिजनेस किया और मैं मान के चल रही हूं कि मुझे कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट तो होना चाहिए, और मुझे 1 लाख की जगह 1,20,000 का जो है प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है। मैं नॉर्मल प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट क्या मान के चल रही हूँ, एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट तो होना चाहिए। लेकिन जब मैं बिजनेस में उतरी, बिजनेस किया, मुझे 1,20,000 का प्रॉफिट रियलाइज हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 आपने कमाए, दैट एक्स्ट्रा 20,000 इज सुपर प्रॉफिट। और यही जो आपके कैपेबिलिटी है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की, इसी से गुडविल कैलकुलेशन होगा। सो हम सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको पूरा स्टेप वाइज बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तीसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम 2 सब मेथड्स कवर करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो आपको गुडविल की वैल्यूएशन या कैलकुलेशन इन 3 मेन मेथड से करनी है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी जो हम कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि हमको एवरेज निकालना है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक। फर्म है कोई ABCD, जिन्होंने 4 इयर्स का आपको प्रॉफिट जो है वो दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉसेस कुछ भी हो सकता है, आपके मैं साल मेंशन नहीं कर रही। सो आई हैव टेकन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। पहले साल में आपको 20,000 का प्रॉफिट होता है, दूसरे साल में आपको 40,000 का प्रॉफिट होता है, तीसरे साल में लॉस हो जाता है किसी भी रीजन से। तो हमने कहा कि हमको 20,000 का लॉस हो गया एंड हमको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। एंड क्वेश्चन में लॉसेस या तो आपको ब्रैकेट में होंगे या लॉस मेंशन होगा, आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दूसरी वाइटल इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। तो मैंने अभी आपको कहा था कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब है कि हमने जो भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, हम उस एवरेज प्रॉफिट को आने वाले कितने सालों तक ये ट्रेंड मेंटेन कर पाएंगे अगर ओनरशिप चेंज हो जाए, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए। जैसे किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, रेशियो बदल जाता है और हमारे पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, तो हम मान के अगर चलें कि हम आने वाले 3 सालों तक ये 80,000 मेंटेन कर पाएंगे,
हमारी पार्टनरशिप की कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के बाद भी, तो हमारा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 3 इयर्स मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेशन के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब यहाँ हमने एग्जाम्पल में 2 इयर्स लिया है, ठीक, मैंने मार्क कर दिया आपके लिए। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए मैं ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको सोल्यूशन में रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट की। 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। पहले आप सम लेंगे एंड नंबर ऑफ ईयर्स से इसको डिवाइड करेंगे। सो सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 5 इयर्स 3 इयर्स, जितने का भी एवरेज निकालना उससे आपको इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आपका 20,000 प्लस 40,000 माइनस, क्योंकि ये लॉस हमने कंसिडर किया था, एंड प्लस 40,000 होल डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, क्योंकि हमारे 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। अब यहाँ पर आपकी जो है वो वैल्यू हो जाती है 80,000 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 20,000। यानी हमने एवरेज प्रॉफिट 20,000 कैलकुलेट कर लिया। अभी भी गुडविल नहीं निकली आपकी, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे गुडविल कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ये मैं आपको फॉर्मूला लिख रही हूँ, एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे यू ऑल्सो हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 इयर्स है, और हमारी गुडविल जो है वो कैलकुलेट होकर 40,000 आएगी एंड दिस इज योर आंसर। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये कि आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और गुड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 3, 4, 5 इयर्स जो भी डायरेक्शंस क्वेश्चन में गिवन होंगी उतने साल का एवरेज कैलकुलेट करना है। इफ लॉस इज गिवन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट इज गिवन आप उसको ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ गिवन प्रॉफिट ईयर्स से आप डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होगा, यानी पहला स्टेप हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई किया, गुडविल निकल आई। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रेगुलर ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट गिवन नहीं होता। अगर हम किसी भी बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुडविल कैलकुलेशन में हमको वही प्रॉफिट कंसिडर करनी है जो रेगुलर बेसिस पर रेकरिंग नेचर का प्रॉफिट होगा। आप एबनॉर्मल प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स या लॉसेस को कंसिडर नहीं करने वाले, यानी नॉन ऑपरेटिंग या एबनॉर्मल जो भी गेन लॉस है उसको कंसिडर नहीं करना। तो क्वेश्चन तब कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आपको प्रॉफिट में हम ये लिख कर दे दें कि हमने कुछ एबनॉर्मल लॉसेस, गेन्स या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कंसिडर कर लिए हैं या ऑपरेटिंग आइटम्स हमने कंसिडर नहीं किया। सो इन सच कंडीशन आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करनी होगी, यानी आपको रेगुलर अगर आपको गिवन है तो आपको ये देखना होगा कि हमको एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने एक ऑलरेडी यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है आपको, आपके ए और बी पार्टनर्स हैं, सी के एडमिशन पर हमने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, जिसमें हमने आपको 18-19 का एक प्रॉफिट दिया है और उसमें लिख के रखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब हो सकता है कि आपको जो है बिजनेस को कभी भी किसी भी तरीके का जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स बेचकर गेन हो जाता है, अचानक कोई इनकम आप रिसीव कर लेते हो अनएक्सपेक्टेडली, तो ये सब आपका इसमें इंक्लूडेड हो सकता है। अब इसको हमको करेक्शन करना है, तो सबसे पहले मैं आपको टर्म समझाती हूँ कि क्या क्या सिचुएशन की पॉसिबिलिटीज हैं एंड देन विल मूव ऑन विद दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपके कौन कौन से सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। पहली कंडीशन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने कहा कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक जो है किसी भी साल की ओवर वैल्यू हो गई। जैसे हमने साल लिया 2021,
और आपको प्रॉफिट जो है 1,20,000 दिया है, एंड हमने लिखा है कि 20,000 के अमाउंट से आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया। तो आपको ये सोचना है कि इसको हमको एडजस्ट कैसे करना है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, यानी ये एक ऐसी चीज थी जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाती थी, ऐड होती थी, एडिशन आइटम था। सो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख दूं, ओवर कर दूं, आप खुद सोच कर देखो, मैंने क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 लिखा तो आपका 1,00,000 का अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो अगर मैंने 20 की जगह इसको 40 लिख दिया तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा, या मैंने 40,000 ज्यादा डाल दिया तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा, ये ऐड होने वाली चीज है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाती है तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अगर मैंने ज्यादा वैल्यूएशन की यानी क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज कर दिया, इन दैट कंडीशन आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये आपसे गलती हो गई, आपसे मिस्टेक हो गई है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन कर रखी है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा होगा तो नेट प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा। तो आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे, माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो। तो हम इसको डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने वाला आइटम है, प्रॉफिट आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी आएगा। सोच कर देखिए, अगर 2021 में क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या यही स्टॉक 21-22 यानी नेक्स्ट ईयर में आपकी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगी? मैं क्या कह रही हूं, अगर आप इस साल क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहे हो तो क्या आप नेक्स्ट ईयर को उसी स्टॉक से शुरू नहीं करोगे? नेक्स्ट ईयर क्या उस स्टॉक से आपका स्टार्ट नहीं होगा? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो जिस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग भी होगी। तो अगर आपसे ये मिस्टेक हुई है कि आपने किसी साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड की है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ होगा कि ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गई होगी, क्योंकि सेम वैल्यू है। दैट मीन्स अगर मैंने 2021 में क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को डिडक्ट किया है, अब ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस है, डेबिट आइटम है, यानी हम ऑपोजिट साइड में लिखते हैं, तो ये माइनस डिडक्ट होने वाला आइटम है। तो आपको सेम एडजस्टमेंट वापस फिर से करना होगा 21-22 में, यानी ये प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से ग्रॉस प्रॉफिट घट जाती है। तो एक ही एडजस्टमेंट देखिए, लेकिन इफेक्ट्स इसके दो हैं। अब जब आप प्रॉफिट एडजस्ट करोगे तो ही आप आगे का एडजस्टमेंट या आगे का कैलकुलेशन कर पाओगे। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। इन सच कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गई, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होगी तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट घट नहीं जाएगी? तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट घट गई है आपसे गलती से, करेक्शन के लिए आप क्या करोगे, उसको आपको ऐड करना होगा। यानी मैं बात कर रही हूं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है तो आपको इसको माइनस आइटम में लेना है और इसी को ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करके नेक्स्ट ईयर प्लस करना है। लेकिन यही अगर ऐसा लिखा है अंडर वैल्यूएशन, यानी आपने कम वैल्यू लिख दी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको करेंट ईयर में ये प्लस होगा और ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए आपको लिखना होगा सेम वैल्यू से, तो ये माइनस भी होगा इन द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। तो ये ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का इफेक्ट है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में हम आपको दे सकते हैं कि आपने एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आपको प्रॉफिट में इंक्लूड करके दे दिया, यानी हमने घटा दिया। इंक्लूड करने का मतलब अगर लॉस है, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने उसको माइनस किया है। तो ऐसी चीजें
जो आपके रेगुलर बिजनेस की नहीं है, रेकरिंग नहीं है, लेकिन तुमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो इसको एडजस्ट करना है, पलटना है, रिवर्स करना है, यानी आप इसको ऐड बैक करोगे, करेक्शन हो जाएगा। अब एबनॉर्मल लॉसेस की जगह अगर एबनॉर्मल गेन्स इंक्लूड हो गए, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, या फिर किसी और तरह के गेन हो सकते हैं, सो इन सच कंडीशन आपने इसको जोड़ रखा होगा। इंक्लूड करना मतलब गेन है तो ऐड हो गया होगा, रिवर्स करना है तो आप इसको माइनस कर दोगे, तो प्रॉफिट आपकी करेक्ट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। यही कुछ एडजस्टमेंट्स इस तरह के भी होते हैं। हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना भूल गए, इंक्लूड करना भूल गए, हमसे एक्सक्लूड हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपको माइनस करना चाहिए, हर साल पेमेंट करना होता है फॉर्म को, बिजनेस को, यानी इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन आप डिडक्ट नहीं किया, आपने एक्सक्लूड कर दिया, भूल गए। तो ऐसी कंडीशन में भूल गए हैं तो गलती सुधारिए और इसको माइनस करिए। इसी तरीके से कभी कभी पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन जो है वो रह जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है, तो आपको रेम्यूनरेशन को भी माइनस करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट करेक्ट होगा। यानी अगर मैं इसको रिकैपिचुलेट करूं, कंक्लूड करूं, तो कंक्लूजन यही है, एबनॉर्मल लॉसेस को हमको ऐड बैक करना है, एबनॉर्मल गेन्स जिनको इंक्लूड कर लिया है उनको माइनस करके करेक्शन करना है। अगर हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रखा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, घटा दीजिए, और उसको ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नेक्स्ट ईयर करना मत भूलिएगा। एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर हो गई आपसे तो प्रॉफिट आपका घटा है, करेक्शन के लिए आपको उसको ऐड बैक करना होगा, उसको भी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक आपको कंसिडर करना होगा अगर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो। इसी तरीके से हम डेप्रिसिएशन भूल गए चार्ज करना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एक्सक्लूड कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, रेम्यूनरेशन माइनस नहीं की, इनको आपको रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस की तरह माइनस करना चाहिए था, तो आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसकी लिस्ट में आपके मैनेजमेंट कॉस्ट, रेम्यूनरेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरह के ऑपरेटिंग खर्चे जो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सो यू हैव टू डिडक्ट इट। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो प्रॉफिट एडजस्ट करना है, इसके बाद फिर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको 2 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अदरवाइज अगर आपको हर साल में ये ट्रीटमेंट करना होता तो आप एक टेबल बना करके कैलकुलेट करो तो ज्यादा प्रॉपर दिखता, लेकिन यहाँ क्योंकि 2 इयर्स है तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही कैलकुलेशन शो कर रहे हैं। सो 2018 एंड 19 का एडजस्टेड जो है वो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो या नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, आपका प्रॉफिट 30,000 गिवन है। अब हम ये देखेंगे कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन लिखा है 10,000 का, यानी आपने इसमें गेन, तो गेन अगर इंक्लूड किया मतलब आपने पहले इसको ऐड कर लिया होगा। अब अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, इसलिए हम यहाँ 10,000 माइनस कर रहे हैं, मींस आपका एडजस्टेड प्रॉफिट 20,000 कैलकुलेट हमने कर लिया, करेक्शन हो गया हमारा। इसी तरीके से अब आते हैं 2019 एंड 20, अगेन हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ 20,000 ऑलरेडी आपको दे रखा है प्रॉफिट, ठीक, जिसमें आपके एबनॉर्मल लॉस जो है 14,000 का आपने इंक्लूड किया। अब खुद सोच कर देखिए, अगर एबनॉर्मल लॉस है जैसे लॉस बाय फायर, तो आप डेबिट करते थे यानी घटाते थे, इसी तरीके से किसी भी नेचर का एबनॉर्मल लॉस होगा तो आपने इसको डिडक्ट कर दिया होगा। अब रिवर्स करना है तो आपको इसको ऐड करना होगा, 14,000 ऐड करते ही हमारा प्रॉफिट करेक्शन करने के बाद जो है वो 34,000 आ गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्टेड प्रॉफिट हमारे पास आ चुके हैं। सो एवरेज प्रॉफिट, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन, यू ऑल नो इट बेटर,
प्रीवियस क्लास में आपने देख लिया, 30,000 का करेक्शन करके हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट था। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का 34, यानी हम करेक्टेड प्रॉफिट्स ले रहे हैं। इन सालों में आपका ऑलरेडी जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन था, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 20,000 एंड प्लस 38,000। इसको आपको नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका यहाँ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपका एवरेज प्रॉफिट जो भी आंसर आएगा, आपको उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चन में गिवन है, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल आएगा। इस तरीके से आपको अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन्स या इंश्योरेंस प्रीमियम रह गया है, इस तरह के क्वेश्चंस हो, पहले आपको उसको एडजस्ट करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा एंड एट द एंड आपको गुडविल कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमने जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस देखे। इसी तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट के भी क्वेश्चंस एंड दूसरे मेथड्स भी हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। सो ciao for now, see you in the next video, bye।